कोर्स। देखिए बेटा, ड्यू कोर्स का मतलब होता है एज डिसाइडेड। अगर हम कभी किसी भी चीज के साथ ड्यू कोर्स देखेंगे तो हम इसका मतलब क्या मानेंगे? एज डिसाइडेड। ठीक है, इन गुड वे, इन राइट वे, इसका मतलब ये है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का यहाँ पे मतलब ये है कि जनाब आपने जो डिसाइड किया था टाइम, जितना टेन्योर आपने लिखा हुआ था, एपरेंट टेन्योर का एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जितना टाइम मेंशन्ड है, 3 महीने बाद पेमेंट मिलेगी, 4 महीने बाद पेमेंट मिलेगी, 2 महीने बाद पेमेंट मिलेगी, 10 तारीख को मिलेगी, 9 तारीख को मिलेगी, 8 तारीख को मिलेगी। जो टाइम, जो डेट डिसाइड है, उस डेट पे अगर आपको पेमेंट मिल जाती है तो हम उसको क्या कहेंगे? पेमेंट इन ड्यू कोर्स। और अगर आपको पेमेंट उस डेट के अलावा किसी डेट पे मिलती है, उस टाइम के अलावा किसी टाइम पे मिलती है, तो हम क्या कहेंगे? नॉट पेमेंट नॉट इन ड्यू कोर्स। ओके, समझ आ गई बात की? तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स का क्या मतलब है? एज मेंशन्ड, जितना टाइम मेंशन है उसी टाइम के अंदर आपको पेमेंट मिल जाए। एक दफा पढ़ लेते हैं जी। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एपरेंट टेन्योर of the instrument in good faith and without negligence to any person in possession thereof under circumstances which do not afford a reasonable ground for believing that he is not entitled to receive payment of the amount therein mentioned। अच्छा, पेमेंट इन ड्यू कोर्स का सिंपल सा मतलब ये है कि जनाब मेंशन टाइम के ऊपर क्या हो जाए? पेमेंट हो जाए। अब पेमेंट डिले भी हो सकती है, अगर पेमेंट डिले हो जाएगी तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगी। अब देखना पड़ेगा कि डिले किस वजह से है, विदाउट नेग्लिजेंस है या नेग्लिजेंस के साथ है। मिसाल के तौर पर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए ऊपर लिखा हुआ था 10 तारीख को आके 10 जुलाई को आके पैसे ले जाना, 10 जुलाई 2024 को, लेकिन जिसके जो होल्डर है वो 10 जुलाई को पेश ही नहीं हुआ खुद ही, तो क्या पेमेंट हो जाएगी? उसकी नहीं होगी। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पे किसकी नेग्लिजेंस है? होल्डर की नेग्लिजेंस है। ठीक है, तो अब इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि जनाब ये लेट पेमेंट हुई है तो ड्यू कोर्स नहीं रही। अब यहाँ पे क्या है? नेग्लिजेंस है। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स के लिए मेंशन क्या उसने किया कि विदाउट नेग्लिजेंस। ठीक है, विदाउट नेग्लिजेंस, और इस चीज के ऊपर बिलीव किए बगैर कि ये बंदा जो पेमेंट मेरे से ले रहा है, क्या ये बंदा पेमेंट लेने के लिए इंटाइटल्ड है या नहीं। अगर शक जाहिर हो जाए, मिसाल के तौर पर मिस्टर ए आया, मिस्टर ए ने लेट सपोज एक इंस्ट्रूमेंट दिया बी को, बी ने उसको इंडोर्स कर दिया सी को। ठीक है जी, सी ने इंडोर्स नहीं किया बल्कि दे दिया वो डी को, ऐसे पकड़ा दिया, लास्ट इंडोर्समेंट्स करा दिया। अब ये इंस्ट्रूमेंट बेरर हो गया क्योंकि सी के साइन नहीं है। अब डी लेके गया मिस्टर ए के पास पेमेंट के लिए 10 जुलाई 2024 को, सेम डेट पे। अब ए कहता है कि तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आया? इंस्ट्रूमेंट तो बी का था, बी के ऊपर बी ने इंडोर्स किया था सी को, सी के साइन नहीं है। वो कहते हैं जी मुझे सी ने दिया है। डी कहता है मुझे सी ने दिया है। वो कहता है जनाब सी के साइन नहीं है, अगर दिया होता तो साइन करके देता, डाउटफुल है मुझे, लेट मी कंफर्म। या सी के पास जाओ, उससे लिखवा के ले आओ, उसका साइन करवा के ले आओ, वट एवर द केसेस। इस पूरे के पूरे सिचुएशन में एक दिन गुजर जाता है, 11 जुलाई 2024 आ जाता है और साइन शाइन करवा के ले आता और पेमेंट हो जाती है। तो क्या हम इसको भी पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहेंगे? यस। रीजन कि यहां पे मिस्टर ए के पास ग्राउंड्स हैं इस चीज पे बिलीव करने के लिए कि ये बंदा एंटाइटल्ड नहीं है पेमेंट करने के लिए। तो उसकी क्लैरिफिकेशन में अगर टाइमली पेमेंट ना हो सकी या थोड़ा सा डिले आ गया तो हम उसको भी क्या मान लेंगे? पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स के लिए दो चीजों का ना होना जरूरी है। नंबर 1 विदाउट नेग्लिजेंस होनी चाहिए, नंबर 2 कि उसके पास, पेमेंट करने वाले के पास कोई रीजन नहीं होनी चाहिए इस चीज पे बिलीव करने के लिए कि दैट पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट। गॉट इट? तो इन दोनों चीजों का अगर यहाँ पे नहीं है, नेग्लिजेंस या किसी किस्म की कोई शक शुबा अगर यहाँ पे नहीं है, तो फिर अगर टाइमली पेमेंट होती है तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स, और अगर टाइमली पेमेंट नहीं होती तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मिस्टर बी को ये दिया हुआ था इंस्ट्रूमेंट, मिस्टर बी ही ए के पास चला गया। अब ना तो उसमें कोई शक है, ठीक है, और ना ही ये प्रॉपर टाइम पे चला गया 10 तारीख को, लेकिन मिस्टर ए कहता है कि यार ऐसा है, चलो पेमेंट तुम्हें कल तक मिल जाएगी। अब अगर उसको पेमेंट मिलती है 11/7/2024 को, तो मैं इसको पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं कहूंगा। गॉट इट? क्योंकि ना यहाँ पे नेग्लिजेंस है और ना ही यहाँ पे रीजन है किसी किस्म की बिलीव करने के लिए। द पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट। क्लियर?
मैं दोबारा पढ़ता हूं, अब आपको कहानी ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द apparent tenor of the instrument in good faith and without negligence to any person in possession, यानी कि होल्डर के नेग्लिजेंस के बगैर, thereof under circumstances which do not afford a reasonable ground, और किस तरह का circumstances ना हो कि जिसमें do not afford a reasonable ground for believing that he is not entitled to receive payment of the amount therein mentioned, कि मतलब जिसमें उस बंदे को ये ना लगा, मतलब उसके पास रीजन ना हो इस चीज पे बिलीव करने के लिए जिस बंदे का जो पेमेंट रिसीव कर रहा है वो बंदा पेमेंट लेने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। ओके, एपरेंट टेन्योर को नीचे उसने एलैबोरेट किया जनाब। एपरेंट टेन्योर मींस द पीरियड ऑफ टाइम एज एक्सप्रेस इन द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर व्हिच इज पेबल एंड पेमेंट इन ड्यू कोर्स रिजल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? अच्छा जी, आगे चलते जनाब। आगे सारे आपके पास वही प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें पिछला सारे का सारा आ रहा होगा, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों ने घर से करने हैं। आगे आते हैं जनाब, हमारे पास जो अगला टॉपिक है दैट इज प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट पढ़ने से पहले जरा पेज नंबर 264 पे एक स्पेसिमेन बना हुआ है उसको देख लेते हैं। वो स्पेसिमेन के अंदर क्या लिखा हुआ है मैं यहां पे बना भी देता हूं। यहां पे लिखा है जनाब ₹10,000 ओनली। यहां पे डेट लिखी है लेट्स सपोज 10 जुलाई 2024, 3 months after I promise to pay. Let's suppose ₹1,000, sorry 10,000 लिखा हो ना, तो ₹10,000 for value received. और नीचे जनाब यहां पे है टू अशरफ और नीचे उसका एड्रेस है और यहां पे जनाब साइन और वो नाम है किसका, जाहिद का, और इसका एड्रेस है जनाब ये लिखा हुआ है। ये स्पेसिमेन है प्रोमिसरी नोट का। ये इस्तेमाल होता था जब आप उधार लेते थे या कोई चीज़ उधार पे लेते थे और आपके पास पैसे नहीं थे, ठीक है, जिसको आजकल की भाषा में आप ये कह सकते हैं कि अच्छा जी आपने सिक्योरिटी चेक्स दिए होंगे कि जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको सिक्योरिटी चेक्स वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आजकल इस्तेमाल सिक्योरिटी चेक्स में होता है, इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। लेकिन मैं जिस ज़माने का ये एक्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 1881, उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था। अब इस प्रो नोट को देख के इसमें कुछ प्रोमिसरी नोट की जो है वो लीगल चीज़ें, कैरेक्टरिस्टिक्स हम इंशाल्लाह ताला बयान करेंगे। सबसे पहले प्रोमिसरी नोट है क्या चीज़, कहते हैं जी प्रोमिसरी नोट ये करेंसी नोट ना समझ लेना इसको, ये एक तरह का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉमिस कर रहे हैं हम। एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी के साथ कि वो क्या करेगी, जो उसने वैल्यू रिसीव की है वो उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट कर देगी। इट इज अ प्रॉमिस टू पे अ डेट। ओके, ये प्रॉमिस है डेट पे करने के लिए। ओके, स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड अमाउंट, स्पेसिफाइड पर्सन को। इसको बनाने वाला कौन है हमारे इस एग्जांपल में, जिसके साइन है जाहिद कह रहा है कि जनाब इस डेट के 3 महीने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं 10,000 रुपये पे कर दूंगा। किसको, जिसके लिए बनाया गया अशरफ को। बनाने वाले को कहते हैं मेकर, और जिसके लिए बनाया जाए, जिसको पेमेंट मिलनी है, उसको कहते हैं पेई। ओके, और इसके अंदर किया जाता है प्रॉमिस। ऑर्डर नहीं दिया जाता, रिक्वेस्ट नहीं की जाती, प्रॉमिस किया जाता है। और ये हमेशा राइटिंग में होगा, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ प्रो नोट या प्रोमिसरी नोट नहीं होता, ठीक है। पूरा नाम इसका प्रोमिसरी नोट है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में प्रो नोट भी कह देते हैं हम लोग।
क्लियर? अब आते हैं जनाब, और ये कंडीशनल भी नहीं होता भाई साहब। क्या लिखा हुआ? 3 months आफ्टर आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, दैट्स इट। ये नहीं लिखा हुआ 3 months आफ्टर आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड इफ मिस्टर ए डैश 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 डैश। ठीक है, वो आगे डैश में जो मर्जी आप लगा दें, कंडीशनल नहीं होना चाहिए। ओके, समझ आ गई बात की? अब जरा हम आते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ, इसकी पार्टीज की तरफ और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। देखिएगा जनाब, डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं जी। इस प्रोनोट को अपने माइंड में बिठाइएगा तो चीजें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए पढ़ना। अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मतलब प्रॉमिस, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग signed by the maker to pay on demand or at a fixed or determinable future time a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। और हमने पढ़ा था कि प्रोमिसरी नोट जो है वो कभी भी ये पेएबल टू बेरर नहीं होता। याद है ना कि बैंक्स के अलावा पेएबल टू बेरर इनको कोई भी डिक्लेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पे जो हमने पढ़ा है, जो हमने स्पेसिमेन देखा, वही इसकी डेफिनेशन है। कैसे ये हकीकत में क्या जी? अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल प्रॉमिस किस चीज के लिए? साइंड बाय मेकर, मेकर के साइन कर दिया गया हो, टू पे ऑन डिमांड और एट अ फिक्स्ड टाइम और डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम एट सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ और सर्टेन पर्सन और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। गॉट इट? कि जिसका नाम लिखा हो, मिस्टर अशरफ का नाम लिखा था, इसको हम लोग पे कर देंगे। अगर बेरर है तो बेरर जो होल्डर होगा उसको पे कर देंगे। अब यहां पे कहता है जी, जो प्रॉपर इतनी लंबी छोटी डेफिनेशन से जो हमने एनालाइज किया है, वो बात सिर्फ इतनी सी है, अ प्रोमिसरी नोट इज अ रिटन एंड साइंड प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ स्पेसिफाइड और हिज ऑर्डर, टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और हिज ऑर्डर, दैट्स इट। सिर्फ इतनी सी हमारी ये एनालिटिकल डेफिनेशन। पार्टीज जनाब, इसमें सिर्फ दो पार्टीज हैं, एक है मेकर और एक है पेई। हु इज मेकर? जो प्रॉमिस करता है पे करने के लिए और अपने साइन करता है। हु इज पेई? जिसके साथ प्रॉमिस किया जाता है और उसको पेमेंट मिलनी है। देखिए जी, मेकर, इट इज अ पर्सन हु मेक्स अ प्रोमिसरी नोट एंड प्रोमिसेस टू पे द मनी स्टेटेड इन इट। द मेकर इज लायबल टू पे अकॉर्डिंग टू टेन्योर ऑफ द नोट एंड कंपनसेट एनी पार्टी टू द नोट फॉर लॉस सस्टेन्ड बिकॉज ऑफ हिज डिफॉल्ट। और पेई कौन है जनाब? इट इज अ पर्सन टू हुम अमाउंट ऑफ प्रोमिसरी नोट इज पेएबल इन एक्सप्लेनेशन टू हुम प्रॉमिस टू पे इज मेड। नीचे पैसे में जनाब वो हमने देख लिया है। अब आते हैं हमारे असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, कि एक प्रोमिसरी नोट को बनाने के लिए किन किन चीजों का होना जरूरी है। इन चीजों में से अगर एक की भी डेफिशिएंसी आ गई तो प्रोमिसरी नोट ठीक नहीं होगा। ओके, देखिए सबसे पहले इट मस्ट बी इन राइटिंग। जैसे मैंने बताया, जितने भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उनकी डेफिनेशन क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या था? रिटन डॉक्यूमेंट। तो जितने भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं वो हमेशा रिटन में होंगे, वो बाय वर्ड्स ऑफ माउथ डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे। ओके, तो पहला इसका एसेंशियल क्या है? इट मस्ट बी इन राइटिंग। बाय वर्ड्स ऑफ माउथ प्रॉमिस अगर करेंगे तो हम उसको इंस्ट्रूमेंट नहीं मानेंगे। ओके, देखिए जी, अ प्रोमिसरी नोट हैज टू बी इन राइटिंग एंड oral promise to pay does not become a promissory note. The writing may be on any paper, on any book. The word used must impart a clear undertaking to pay, but it is not necessary that the word promise should be used. कहते जी, एक तो लाजमी नहीं कि प्रॉमिस का वर्ड लिखा हो, प्रॉमिस के मतलब भी मिल रहे हो, तब भी हम क्या मान लेंगे उसको प्रोमिसरी नोट है। मिसाल के तौर पर नीचे उसने एग्जांपल दिए। एक है जनाब, आई प्रॉमिस टू पे बाबर और ऑर्डर ₹500। दिस इज अ वैलिड प्रोमिसरी नोट, कि जिसमें प्रॉमिस वो कर रहा है। नीचे उसने लिखा जी, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बासत ₹1,000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। कहता जी, मैं मानता हूं कि मैंने पैसे देने थे और मैं इसको पे भी करूंगा। ओके, तो ये क्या है? एक वैलिड प्रोमिसरी नोट है। क्लियर? अच्छा, लेट सपोज यहां पे ये लिखा होता, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू मिस्टर ए। मैं मानता हूं कि मैंने मिस्टर ए के पैसे देने हैं। क्या ये प्रो नोट होता? हाँ जी, हम कहते हैं जनाब
मैं मानता हूं, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू मिस्टर ए, कि मैं मिस्टर ए का मकरूज हूं, मैं ये मानता हूं। क्या ये प्रोमिसरी नोट होगा? तो हम कहते हैं कि भाई साहब प्रोमिसरी नोट के लिए एक तो राइटिंग में होना जरूरी है, दूसरा है प्रॉमिस टू पे जरूरी है। यहां पे मैं एक्नॉलेजमेंट, मैं इतराफ किसका कर रहा हूं कि मैं मकरूज हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने पेमेंट भी करनी है उसकी। ओके, मैं क्या कर रहा हूं जी, मैं मकरूज हूं। तो मकरूज इज नॉट प्रॉमिस टू पे। गॉट इट? अब ये लाइन में क्या फर्क है जिसकी वजह से इसको वैलिड प्रोमिसरी नोट कह दिया गया? आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बासित इन ₹1000। अगर सिर्फ यहां पे होता तो ये प्रो नोट नहीं होना था, लेकिन आगे जो लिखा हुआ है टू बी पेड ऑन डिमांड, जब मुझे कहेगा मैं इसको पे कर दूंगा। ये क्या है? यहां पे उसने प्रॉमिस टू पे कर दिया, तो यहां पे क्या बन गया? ये एक प्रॉपर प्रोमो नोट बन गया। अच्छा, अब नीचे देखिए जनाब, अदील प्रोमिसेस टू पे बहराम अ सम ऑफ ₹500 ऑन टेलीफोन। हाँ जी, क्या ये प्रो नोट होगा? हमने कहा जी नहीं, इट मस्ट बी इन राइटिंग। अब अगली जो चीज आ गई प्रॉमिस टू पे, जिसकी मैं बात कर रहा था, कहता जी यहां पे प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, पेमेंट करने की प्रॉमिस होना चाहिए। लाजमी नहीं कि प्रॉमिस का वर्ड यूज करें, लेकिन पेमेंट करने की बात कर रहे हो, प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, यहां पे ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ओके, दिस इज प्रॉमिस टू पे। देखिए, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस और अ क्लियर अंडरटेकिंग टू पे। A mere acknowledgement of indebtedness is not a promissory note, although it is valid as the agreement and may be sued upon as such। कहता जी एग्रीमेंट के तौर पर तो ठीक है कि मैंने उसके पैसे देने हैं जी, वो उसने मान लिया, उसके ऊपर केस भी हो जाएगा, लेकिन उस केस के मानने से वो प्रोमिसरी नोट नहीं बन जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर बिलाल, आई ओ यू ₹1000। हाँ जी भाई, मिस्टर बिलाल मैंने आपको 1000 देने हैं, क्या ये प्रो नोट होगा? हम कहते हैं जनाब द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट प्रोमिसरी नोट एज देयर इज नो क्लियर अंडरटेकिंग और प्रॉमिस टू पे। सेकेंड है जनाब, आई एम लाइबल टू पे टू बाकी ₹500। हाँ जी भाई, ये भी क्या है? एक्नॉलेजमेंट है। इसके बाद कहता है जी, आई हैव टेकन फ्रॉम बहजाद 2000 एंड आई एम अकाउंटेबल टू हिम फॉर द सेम विद इंटरेस्ट। वो कहता है जी मैंने 2000 लिए हैं और मैंने इसको पे भी करने हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। ये एक्नॉलेजमेंट है कि मैंने कर्जा लिया और मैंने इसको पे करना है, प्रॉमिस टू पे नहीं है। देखिए, मैं दोबारा पढ़ता हूं, आई हैव टेकन फ्रॉम बहजाद ₹2000, मैंने बहजाद से 2000 रुपये ले लिए, एंड आई एम अकाउंटेबल टू हिम फॉर द सेम विद इंटरेस्ट, और मैंने इसके बारे में उसको बताना है और 2000 रुपये के बारे में उसको मैंने पे बैक करने हैं इंटरेस्ट के साथ। ये एक्नॉलेजमेंट है, तो लिहाजा ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। इसके बाद देखिए जी, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बानो इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड, कि जब मुझे कहे कि मैं इसको पे कर दूंगा, ये क्या है? प्रोमिसरी नोट है। गॉट इट? इसके बाद जनाब, इट मस्ट बी डेफिनिट एंड अनकंडीशनल। ये भी हमने पढ़ा था कि ये अनकंडीशनल, किसी किस्म की कंडीशन होनी चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेट का मतलब क्या है? सर्टेन होना चाहिए कि किसको हम पेमेंट करेंगे और कितनी पेमेंट करेंगे। अमाउंट शुड बी डेफिनेट, ठीक है, और किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि अगर ये हुआ तो वो हो जाएगा, अगर ये ना हुआ तो पेमेंट नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पर 3 months आफ्टर आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड इफ मिस्टर अशरफ कम्स माई होम एट 10 PM। ये क्या रख दी मैंने? कंडीशन रख दी। तो क्या ये प्रो नोट होगा? हम कहते नहीं भाई साहब, ये प्रो नोट नहीं होगा। ठीक है जी, द प्रॉमिस मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट इन एक्सप्लेनेशन, कंटिजेंसी और द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। इफ एन इंस्ट्रूमेंट contains a conditional promise to pay, it is not a valid promissory note and will not become valid and negotiable even after happening the condition। अच्छा, बाज़ जगहों पे हम अमाउंट को कंडीशनल नहीं मानते, नजर अपेरेंटली वो हमें कंडीशनल लग रही होती हैं, लेकिन हम कहते हैं जनाब ये कंडीशनल नहीं है। वो कौन सी है जनाब? सबसे पहले
अगर मैं कोई प्लेस पर्टिकुलर प्लेस जो है वो जज कर लेता हूँ कि 3 months आफ्टर आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड एट माई होम, कि मैं अपने घर में मैं इस बंदे को पैसे दूंगा इतने, ये पर्टिकुलर प्लेस है, तो ये कंडीशन में नहीं आएगा। प्लेस कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कंडीशनल ये नहीं होगी। इसी तरह से सेकंड नंबर पे स्पेसिफाइड टाइम, अगर मैं टाइम स्पेसिफाई कर दूं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एट 10 PM, ठीक है, और मैंने कहा था ये कंडीशनल है, लेकिन लॉ में क्या कहता है कि अगर आप टाइम भी स्पेसिफाई कर देंगे तो उसको भी मैं कंडीशनल नहीं मानूंगा। हमें अपेरेंटली क्या लग रहा है, कंडीशनल है, प्लेस स्पेसिफाई कर दिया, टाइम स्पेसिफाई कर दिया, कंडीशनल है, लेकिन लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है जी इन दोनों को मैं कंडीशन नहीं मानता। ओके, तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, कि ऐसा इवेंट जिसने अक्कर होना ही होना है, अगर उस इवेंट को कंडीशन बना लिया जाए तो लॉ कहता है कि उसको भी मैं कंडीशनल नहीं मानता। मिसाल के तौर पर 3 months आफ्टर आई प्रॉमिस टू पे ₹1,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, इफ बिल गेट्स डाइज, अगर बिल गेट की डेथ हो जाती है तो मैं इसको पेमेंट कर दूंगा। अब भाई साहब बिल गेट अमर थोड़ी है, ठीक है जी, अमर कौन लोग होते हैं, मुन्ना भैया। एनीवेज सब लोगों को मुन्ना भैया का नहीं पता, जिनको पता है वो जानते हैं हम क्या बात कर रहे हैं। अच्छा आपको भी पता है, चले एनीवेज। अच्छा जी वापस आ जाए भाई, अमर वो लोग होते हैं जो मरते नहीं हैं, ठीक है जी। बिल गेट्स एक ना एक दिन उसकी डेथ हो जानी है, ये ऐसा इवेंट है जो लाजमी है जिसका अकर होना, अनसर्टेन नहीं है, लाजमी है कि इसका ये इसने अकर होना ही होना है। तो हम क्या मानेंगे कि जनाब ये इवेंट के अगर आप कंडीशन रख लेते हैं तो वो आपकी कंडीशन जो है वो कंडीशनल कंसीडर नहीं की जाएगी। क्या हुआ बेटा, बोलो बोलो बोलो, पूछो। और भी किसी को मार लो, लेकिन बिल गेट्स मेरे माइंड में आ गया था, इस वजह से मेरे माइंड में जो आ जाता मैं मार देता हूं उसे। आगे जी वापस आ जाए भाई, एग्जाम्पल देखिए प्लीज। अजमल साइंस एंड इंस्ट्रूमेंट स्टेटिंग आई प्रॉमिस टू पे बाबर ₹500 7 days आफ्टर सलीम्स डेथ। लो भाई साहब मैं बिल गेट्स को मार रहा हूं, भाई और सलीम को मार देता है। हाँ जी भाई, क्या ये प्रोनोट ठीक होगा? यस, ये अनकंडीशनल होगा। रीजन जी, डेथ तो है ही है ना, वो तो होनी ही होनी है। आज से 100 साल के बाद हम में से शायद कोई भी नजर ना आ रहा हो। सोचें आप लोगों की जिंदगी बाकी बेहतर तो अल्लाह ताला जानते हैं, अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन अगर एवरेज लाइफ के हिसाब से लगाया जाए तो 40 साल के बाद आप लोगों ने मर जाना है। 20-20 साल का तो हो गया ना भाई, एवरेज ये 60 साल है, मैंने आपने 40 साल बाद, मैंने 30 साल बाद। तो सोचें कि 30 साल गुजरने में ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात है, हम छोटे छोटे से थे। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। तुम्हें कैसे पता है? 30 साल पहले कैसे पता? अच्छा ऐसे कहो ना, मैं समझे शायद जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब सोच रहे कि हम तो पैदा नहीं हुए थे। चलो वापस आ जाते हैं। अच्छा जी, तो डेथ जो है, डेथ एक ऐसा इवेंट है जिसने अक्कर होना ही होना है, ठीक है, समझ आ गई बात की। या फिर हम कहते हैं जनाब जब जून में गर्मियां आएंगी तो फिर हम ये प्रॉमिसरी नोट परफॉर्म करेंगे। तो जून में भाई साहब गर्मियां आनी ही आनी है, समझे बात को। जब कल सूरज निकलेगा, सूरज कल निकलेगा तो फिर ही जनाब हम ये प्रॉमिस अपना पूरा करेंगे। नहीं पाइन अगर तो नेरे विच ते दिन विच फर्क है, बेशक बादल आए हों, गहरे बादल तो नहीं फिर भी नजर आ जाएगा। गहरे बादल बेटा पूरे दिन, जिस दिन गहरे बादल रहे ना तुमने उस दिन मर जाना है, पता तुम्हें? नहीं सर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि वो दिन तूफानी होना है, उस दिन सैलाब आ जाएगा, अल्लाह ना करे। कुछ नहीं होता। अच्छा जी, इसके बाद जनाब एसेंशियल, एक्सक्यूज मी, वापस आ जाए भाई। इसके बाद जरूरी है साइंड बाय मेकर।
कि मेकर के साइन होने जरूरी हैं। अगर जनाब ये सारा कुछ लिख दिया और मेकर ने कहा ले जाओ भाई इसको, तो ऐसा नहीं होगा भाई साहब। वैलिडिटी के लिए जरूरी क्या है कि मेकर के यहाँ पे साइन होने चाहिए। ठीक है जी, अंगूठा लगा दे। ठीक है, साइन का ताल्लुक लिखने के साथ नहीं है भाई, साइन का ताल्लुक निशानदेही के साथ है। या अंगूठा लगवा लो, ठीक है, तो या फिर साइन करवा लो। सर्टेन पार्टीज क्लियर होनी चाहिए। कौन सी पार्टीज? यहाँ पे दो पार्टीज है, हु इज मेकर, हु इज पे। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, मेकर कभी भी पे नहीं हो सकता प्रोमिसरी नोट के अंदर। आई प्रॉमिस टू पे ₹1000 टू माई सेल्फ आफ्टर 3 months। हाँ जी भाई, ये क्या मतलब, लोग क्या समझेंगे? पता नहीं क्या समझेंगे, छोड़े। ठीक है, लोग क्या समझेंगे कि अब्दुल राफे जो है वो क्या हो चुका है? तो मैंने जो समझना सोचते नहीं। सही बात है। तो भाई साहब आप अपने सुन, एक्सक्यूज मी, आप लोग अपने आप को कभी भी प्रॉमिस नहीं करते पेमेंट करने के लिए। तो पार्टीज मस्ट बी सर्टेन, और मेकर कभी भी पे नहीं हो सकता। आगे चलकर जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि जो ड्रॉर है वो पे ही हो सकता है। जैसे आप अपनी चेकबुक निकालते हैं और उसके ऊपर अपने साइन कर देते हैं, और पेमेंट खुद के लिए सेल्फ का चेक बना लेते हैं आप। ओके, तो ये तरह से होता है। एनीवेज आगे चलकर देखेंगे उसके मामला। तो कहता है जनाब, द इंस्ट्रूमेंट पॉइंट्स आउट विथ सर्टेनिटी एज टू हु इज मेकर एंड हु इज पेइंग। Where the maker and the pay cannot be identified with certainty, the instrument, even if it contains unconditional promise to pay, is not a promissory note. Where the person intended can reasonably ascertain from the promissory note, he is certain person, although he may be misnamed or designated by description only. हाँ जी, यहाँ पे कहता है जी, लाजमी नहीं कि आप नाम लिखें, नाम लिखेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, सर्टन पार्टी हो जाएगी। लेकिन अगर नाम की बजाय आप कुछ और वर्ड यहाँ पे लिखते हैं और वहां से असरटेन किया जा सकता है, असरटेनेबल है कि जनाब कि ये हम फलां बंदे की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, जब नॉर्मली ऑफिस के अंदर जब प्रोफेशनली हमने किसी दूसरे बंदे को लेटर लिखना होता है तो हम वहां पे नाम के साथ उसका डेजिग्नेशन भी लिखते हैं। ओके, तो लेट्स सपोज अगर प्रोमिसरी नोट के अंदर ये लिखा हो कि टू प्रिंसिपल ऑफ स्कैंस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी फैसलाबाद, तो इसका मतलब क्या होगा? किसकी बात कर रहे हैं? जो भी उस टाइम पे प्रिंसिपल बैठा होगा, उस बंदे का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। जो प्रिंसिपल होगा हमें पता है जनाब फलां बंदे का डेजिग्नेशन है, दैट्स इट। ओके, समझ आ गई बात की? तो उसको भी हम क्या मान लेंगे? ये सर्टेन पार्टीज है। ठीक है जी, देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ प्रोमिसरी नोट पेएबल टू द प्रिंसिपल, जो वही एग्जाम्पल हमने देते हैं, to the principal of a college is regarded as payable to a certain person. The person can be identified specifically, hence it will be considered a valid promissory note. Okay भाई साहब, फिर कहते हैं सम पेएबल मस्ट बी सर्टेन, कि जो आपने अमाउंट पे करनी है, जिसका प्रॉमिस कर रहे हो, ये सर्टेन होनी चाहिए। ओके, क्लियर होनी चाहिए। गॉट इट? अब बात सिचुएशन ऐसी है कि आपने अमाउंट नहीं लिखी हुई। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जनाब ₹10,000 प्लस 100 इंटरेस्ट। ये क्या है? सर्टन है। 10,000 रुपए और 100 रुपए उसके ऊपर इंटरेस्ट, ये सर्टन है। ओके, बाजुकात अमाउंट नहीं लिखी होती, कोई ऐसी चीजें लिखी होती हैं कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सर्टन नहीं भी है लेकिन ये असर्टेनेबल है, मतलब हम उसको अनसर्टन डिक्लेयर नहीं करेंगे अमाउंट ना लिखे होने पे भी। वो कौन सी सिचुएशन है? कहता है जी व्हेन इट इज पेएबल विद इंटरेस्ट। यहां पे अगर लिखा हो ₹10,000 विद 10% इंटरेस्ट, तो यहां पे अमाउंट कितनी बनेगी? हमने ये नहीं बताया हुआ कि 3 महीने के बाद मैंने कितनी अमाउंट एक्चुअल में पे करनी है। उसने सिंपली क्या बताया? अमाउंट 10,000 और इसके ऊपर 10%, जितनी भी अमाउंट बनी। अब ये अमाउंट कैलकुलेट की जा सकती है, तो हम क्या मान लेंगे कि ये अमाउंट अनसर्टेन नहीं है। क्लियर भाई ये सो तो नहीं गए सारे? ओके जी, सेकंड नंबर पे कहते हैं जी व्हेन इट इज पेएबल एट एन इंडिकेटेड और करंट रेट ऑफ एक्सचेंज। हाँ जी भाई साहब, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा हो
आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 10,000